दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की न्यू पैटर्न के साथ दमदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बाल विकास की लगातार कक्षा ले रहे हैं। प्रतिदिन मॉर्निंग में आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं और बिल्कुल नए पैटर्न के साथ, क्योंकि अब जो है परीक्षा पूछने का, प्रश्न पूछने का तरीका व्यापम ने चेंज कर दिया है और नए तरीके, नए पैटर्न के आधार पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बात करेंगे कि आखिर वायगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की क्या बात कही है। नए पैटर्न के साथ अब बात करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन की बात करते हैं। वायगोत्स्की जिसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, इसलिए वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसको कहा जाता है। और एक नंबर का प्रश्न आपके यहां से भी बन सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे वायगोत्स्की, जिसका पूरा नाम लेओ वायगोत्स्की है, और लेओ सेमेनोविच वायगोत्स्की जिसको कहा जाता है, ठीक है। और यह एक रसियन मनोवैज्ञानिक है। याद रखना, यह एक रसियन यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दिया, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, ठीक है। वायगोत्स्की क्या मानते थे कि जो बच्चों का विकास है केवल व्यक्तिगत गतिविधि से नहीं होता, अर्थात व्यक्ति केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं सीखता, बल्कि जो है व्यक्ति कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है और संस्कृति के प्रभाव से सीखता है। यानी कि जब आप समाज में जाते हो तब वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के संस्कृति को सीखते हो, और जब आप संस्कृति को सीखते हो तो आपका विकास होता है। ये कहना है लेओ वायगोत्स्की का। इसलिए समाज और संस्कृति को लेओ वायगोत्स्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना, इसलिए वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसी के नाम से कहा जाता है। तो याद रखना, सामाजिक सांस्कृतिक को, समाज और संस्कृति को महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपका लेओ वायगोत्स्की है। यहां से भी आपके एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसके उद्देश्य की बात कर लूं थोड़ा सा, देखिएगा। यह समझना कि सामाजिक तत्व और व्यक्तिगत तत्व मिलकर बच्चे की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एक चीज याद रखना, लेओ वायगोत्स्की ने व्यक्तिगत को कतई महत्वपूर्ण नहीं माना, उन्होंने सामाजिक तत्व को महत्वपूर्ण माना है। वायगोत्स्की ने कहा कि जो मानव का मस्तिष्क है वह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है। यानी कि मस्तिष्क जो है बच्चे का या किसी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, वह जब समाज में जाता है, समाज में उठता बैठता है और वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रीति रिवाज को जब वो देखता है, समझता है, तो फिर उस व्यक्ति का, उस बच्चे का विकास होता है। बच्चा वयस्क और साथी बच्चे के साथ परस्पर, भाई जब आप किसी समाज में जाओगे तो समाज में जाने के बाद आप समाज के लोगों के साथ अंतः क्रिया करोगे, और ये जरूरी नहीं कि समाज में आप ही के उम्र के हो, आपसे बड़े हो सकते हैं जिनसे आप परस्पर इंटरेक्शन करोगे, बातचीत करोगे। और जब आप बातचीत करोगे अपने से बड़ों के साथ, तो उनकी ज्ञान, उनकी सोच, उनकी क्षमता आप भी ग्रहण करोगे, और यही तरीका आपको सीखने में मदद करता है, ठीक है। उदाहरण से समझिए, देखिए, बच्चा अपने शिक्षक से नए कॉन्सेप्ट सीखता है। जैसे एक बच्चा विद्यालय गया तो वह विद्यालय जा करके अपने शिक्षक से नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए विधियां सीख रहा है। उसी तरह से बच्चा अपने दोस्तों के साथ यदि है तो दोस्तों के साथ रह करके, अगर मान लो साथ में पढ़ रहे हैं, तो कैसे समस्या का समाधान करना है, कैसे पढ़ना है, कई तरीका वहां बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा होता है। क्लियर है। अब यहां पर आपको जो याद रखना है उसको ध्यान देंगे।
मैं यहाँ कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं जीन पियाजे और वायगोत्स्की की। ठीक है, मैं दोनों के बीच के कंपेयर आप तक साझा कर रहा हूं। देखिए, पियाजे ने क्या कहा, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि के माध्यम से सीखने की बात कही। उसी तरह से वायगोत्स्की ने क्या कहा, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, यानी कि सामाजिक इंटरेक्शन। पियाजे ने कहा कि गतिविधि के माध्यम से बच्चा सीखेगा, लेकिन वायगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो है सामाजिक वार्तालाप, सामाजिक बातचीत से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। अर्थात जब वह सामाजिक बातचीत भाषा के माध्यम से करता है तब बच्चा सीखता है, ये कहा वायगोत्स्की ने। तो इन दोनों के कथनों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछते हैं। जब आपके सामने प्रश्न आते हैं लेव वायगोत्स्की, आपके सामने प्रश्न आते हैं पियाजे, ब्लूम, स्किनर, तो आप यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग सिद्धांत देने वाले हैं। कौन किसका सिद्धांत है, आप वहां पर दिमाग को भ्रमित कर डालते हैं और आपको उसी चीज से बचना है। जैसे हमने कहा वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रट लो, वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि आप इसी एक लाइन से ये समझ जाओगे कि वायगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक यानी समाज को महत्वपूर्ण माना। समाज और समाज के अंदर चलने वाली जो भाषा है उसको महत्वपूर्ण माना। तब कहीं जा करके आप किसी भी सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं करोगे। अदरवाइज काफी सारे मिस्टेक्स होती है, इसका सिद्धांत उसमें, उसका सिद्धांत इसमें चला जाता है। यहां पर अलग अलग सिद्धांत, जैसे लेव वायगोत्स्की, पियाजे की मैंने बात की, एक साइड में मनोवैज्ञानिक लिख दिया रहेगा उचित संबंध वाला, और एक साइड उनके सिद्धांत लिख दिया जाएगा। आपको उचित संबंध जोड़ने के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों के तरीके कई सारे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन तमाम तरीकों की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन तरीकों से, देखो अब जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी कम पढ़ो, आप वहां से प्रश्न बनाने के गुण विकसित करो। याद रखना इस बात को, अगर आपने प्रश्न निर्माण के कौशल सीखे, यहां आपके परीक्षा में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जाएगा। कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अगर वो चीजें आपको आ गया तो आप भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्नों का निर्माण करके आप रखो, ताकि आप जो है उन प्रश्नों का समाधान कर सको। और अगर आप स्वयं प्रश्न बना रहे हैं तो आप उत्तर को भी खोज पा रहे हैं, और ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम वायगोत्स्की के जो मुख्य अवधारणा है उस पर बात करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि पियाजे और वायगोत्स्की दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए इनकी मुख्य अवधारणाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है देखो यहां पर लेव वायगोत्स्की के जो मुख्य अवधारणाओं में सबसे पहले आता है मोर नॉलेजेबल अदर। याद रखना, जिसको MKO कहा जाता है, अधिक ज्ञानी व्यक्ति, MKO याद रखेंगे। क्या है देखो, अधिक ज्ञानी व्यक्ति या MKO क्या है? कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से ज्यादा जानता हो और उसे न्यू स्किल या नॉलेज सीखने में मदद करे, वो कहलाता है MKO। ठीक है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे से ज्यादा जानता है और उस बच्चे को सीखने में मदद करता है, उसको अधिक ज्ञानी व्यक्ति, उस मददकर्ता व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, यह एक गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, या कोई संसाधन जो बच्चे को लर्निंग लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है। देखो ये या तो ये व्यक्ति हो सकता है या भी कोई रिसोर्सेज भी हो सकता है, कोई संसाधन भी हो सकता है जो बच्चे को सीखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। देखो जैसे टीचर हो सकते हैं जो बच्चों को सीखने में हेल्प करता है, कोई पेरेंट हो सकता है, पीयर साथी भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई उनके साथी भी हो सकते हैं,
की आइडियाज, कोई विचार जो कि इंडिपेंडेंट नहीं करता चाइल्ड, ठीक है, अर्थात MKO की मदद से टास्क परफॉर्म कर सकता है, यानी कि किसी शिक्षक के माध्यम से पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर हालांकि वो सामग्री तो रहेगी लेकिन उस सामग्री का उपयोग करने वाला कोई साथी भी होगा, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो यह है MKO, ठीक है। और इसी में एक शब्द आता है ZPD, ठीक है, जो कि सीखने वाले को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर स्किल डेवलपमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे MKO, और इसके अलावा आपका ZPD ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर स्किल डेवलप, यानी किसकी स्किल डेवलप होगी, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में ZPD भी क्या करता है, मदद करता है। और एक चीज याद रखना, आपको 3 चीजें मिलता है, ठीक है, जब आप वायगोत्सुकी का अध्ययन करते हो तो आपको 3 चीजें मिलता है। क्या क्या 3 चीजें? अभी पहली चीजें मैंने बात किया MKO, दूसरी चीजें मैंने बात किया ZPD, और तीसरी चीजें मैंने बात किया स्कैफोल्डिंग या पार या ढांचा, जिस पर मैं अभी बात करूंगा। तो वायगोत्सुकी ये 3 चीजों की बात करता है, याद रखेंगे। आपके विकल्प में ये आ सकता है 3 चीजों की बात, इनमें से कौन सा वायगोत्सुकी का सिद्धांत है या मुख्य अवधारणा है जिसमें MKO, ZPD, वायगोत्सुकी या हिंदी में लिख जाएगा पार या ढांचा। तो इस तरह से अलग अलग उसमें कथन में दिया होगा और आपको याद रखना है, ठीक है। या तो ये प्रश्न इस स्टेटमेंट के आधार पर कथन और कारण A और R के रूप में भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। कई तरीके से यहां प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहां पर देखो, बच्चा कोई नया कार्य सीख रहा है, ठीक है। अब उसको अकेले वो सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत होगी, चाहे वो टीचर हो सकता है जो कि स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करता हो, ठीक है, धीरे, जिससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे प्रॉब्लम को खुद जो है सॉल्व करता है। केवल इसमें बाह्य मदद, याद रखना, केवल इसमें बाहरी मदद की आवश्यकता होती है और बच्चा क्या करता है, खुद ब खुद सीखता है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। तो MKO आपके समझ में आ गया, मोर नॉलेजेबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे ZPD क्या होता है। देखो ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कई तरीके से इसको कहा जाता है। तो ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चे अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उनको गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वो बच्चा आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। देखिए यहां पर MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग लगभग तीनों मिलता जुलता है, क्योंकि सिद्धांत देने वाले ही वायगोत्सुकी हैं, ठीक है। माइनर सभी डिफरेंट आपको नजर आता है, तो इसमें पकड़ भी नहीं आता कि क्या इन तीनों में अंतर है। तो ये तीनों उन्हीं का है, वायगोत्सुकी का, याद रखेंगे। ZPD भी बाह्य मदद की ही बात करता है। ये जो कॉन्सेप्ट हमको ये दिखाता है कि सामाजिक जो सहयोग है बच्चों की करंट एबिलिटी से उनकी पोटेंशियल एबिलिटी तक पहुंचने में मदद करता है, यानी कि बच्चे को जो सामाजिक सहयोग दिया जाता है और उस सहयोग से बच्चा जो सामान्य से पोटेंशियल एबिलिटी अर्थात जो स्किल अर्थात कुछ सीखने के स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है। बच्चा जो जानकारी जिनको नहीं होती है वो धीरे धीरे सीखने के स्तर तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। किससे? वयस्क व्यक्तियों की मदद से। हर बच्चा टास्क इंडिपेंडेंटली कर सकता है, यानी कि जब बच्चे को किसी की मदद से करवाया जाता है तो कितनी बड़ी भी चुनौतियां हो उसे बच्चा कर सकता है। क्यों? उनके मन में ये डर नहीं होता कि मैं अकेला हूं, क्योंकि उनको गाइड करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी, देखो चाहे बच्चा हो या जवान हो सियान हो, है ना भाई, सबसे बड़ी चीजें क्या है? सपोर्ट। यदि आपको लगता है कि मेरी हेल्प करने वाला कोई है तो आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। अर्थात
कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, उनको करने के लिए या तो टीचर्स की जरूरत पड़ेगी या पेरेंट्स की या कोई भी स्किल पीयर यानी कि उनके हम उम्र लर्निंग सहपाठी जो उससे ज्यादा जानता हो, उनकी मदद से अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए या तो टीचर या पेरेंट्स या उनसे ज्यादा जानने वाले हम उम्र साथी समूह से बच्चा अगर सीख रहा है तो उसको जोनल अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी कहा जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल से समझो। बच्चा अकेले लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकता, यानी कि बच्चा अकेले मान लो कोई भी कार्य को नहीं कर सकता, ठीक है। लंबा लंबा भाग के सवालों को यदि मान लो वो नहीं हल कर पा रहा है, अब यहां पर क्या करेगा, एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वह स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, उसको सिखाएगा। तो बच्चा क्या करता है, धीरे 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 सीख लेता है ना। आखिर में बच्चा इंडिपेंडेंटली दैट मीन्स स्वयं वह कार्य करने लगता है। तो जेडपीडी के अंदर टास्क बच्चे के लिए चैलेंजिंग तो होते हैं लेकिन अचीवेबल होते हैं, यानी कि उनके सामने जो है चैलेंज तो दिया जाता है लेकिन वो उस चैलेंज को प्राप्त भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट दिया जा रहा है, बाहरी मदद दिया जा रहा होता है। क्लियर है? चलिएगा अब आते हैं सबसे फेमस वायगोत्स्की का, वो है स्कैफोल्डिंग, जिसको अस्थायी सहयोग कहा जाता है और पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। अस्थायी सहयोग नहीं कहेंगे, इसका अर्थ पाढ़ या ढांचा है। देखो छात्रों, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम सबकी अपनी करंट एबिलिटी होती है। अर्थात मान लो हम कुछ भी नया सिखा रहे हैं बच्चों को, तो पहले कि उनमें कुछ न कुछ योग्यता होगी ही। कुछ काम हम अकेले कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसको हम नहीं जानते और वो डर के मारे हम उसको करते भी नहीं। और अगर वहीं पर थोड़ी सी मदद यदि हमें मिल जाती है तो हम उस कार्य को कर लेते हैं। यही तो जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब इसी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जब कोई बच्चा नया टास्क सीख रहा होता है तो टीचर, पेरेंट्स या कोई एक्सपर्ट साथी यदि हमें सही तरीके से गाइड करता है तो हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं, यानी कि बच्चा सीख जाता है। और इसी प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखो सेम है, नाम अलग अलग है, चाहे जेडपीडी कहें, स्कैफोल्डिंग कहें या फिर कहें MKO, सब कुछ वही है। क्लियर है? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब सिर्फ मदद देना नहीं होता, इसमें कई तरीका हो सकता है। टीचर अगर चाहे तो एग्जाम्पल से बच्चों को सिखा सकता है, वो भी एक मदद ही है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में हाथे पे धर के सिखवाबो वाला बात नहीं है, टीचर एग्जाम्पल के माध्यम से मदद दे सकता है, इसको मॉडलिंग कहा जाता है। याद रखना, टीचर बच्चों को सामने एग्जाम्पल यदि दिखा रहा है, भिन्न भिन्न एग्जाम्पल से यदि बच्चे को सिखा रहा है तो उसको मॉडलिंग कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आता है। टीचर यदि बच्चों से सवाल पूछता है ताकि बच्चे सोच सके तो उसको क्वेश्चनिंग कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। छोटे छोटे हिंट यदि टीचर देता है बच्चों को या फिर कोई छोटे छोटे स्टेप बताता है तो उसको प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। टीचर जो है टूल्स और रिसोर्सेस यदि बच्चों को प्रदान करता है, ठीक है, कोई भी TLM उपकरण जो है बच्चों को प्रदान करता है, सिखाता है, तो ये भी एक बाहरी मदद ही हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा सीखता है तो टीचर की मदद कम होने लगती। जैसे होता है ना, जैसे एक नानकन लड़का जो है साइकिल सीखा थे, पहली का करथन सफा साइकिल धरथन, एक दाना छोड़ा नहीं थे, हिलिंग टेड़ंग पेचेंग एती योती आरा तिरछा करके वो धीरे धीरे ढुलात रहते, चलात रहते, का पीछू के कैरियर ला हमन धरे रहथन, है ना भाई। लेकिन धीरे 2 दिन 4 दिन के बाद
हम अब क्या करने लगते हैं, जैसे बच्चा जोर से साइकिल आटे के शुरू करते, हम हब्बक छोड़ देथन, लइका गोलवा घूमते झाले गिर जाते, है ना। मतलब शुरू में हम एकदम पूरा पकड़ के रखते थे, लेकिन 2-4 दिन 1-2 दिन के बाद अब हम बीच बीच में हबक छोड़ देथन। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि बच्चा स्वयं से मस्त उसको चला लेगा, है ना। अर्थात धीरे धीरे जो टीचर की मदद है वो कम होती जाती है और आखिर में बच्चा उस टास्क को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। यही तो है मेरे दोस्तों क्या, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसमें एक शब्द और निकल कर आया, वो है इंटरसब्जेक्टिविटी। अब इंटरसब्जेक्टिविटी क्या होता है, जिसको हम साझा समझ कहते हैं। जब कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा है तो हर किसी की समझ अलग अलग, यानी कि प्रत्येक बच्चा भाई अपने अपने तरीके से वो समझता है, कोई स्लो, कोई जल्दी, कोई और किसी तरीके से। तो इसमें क्या है, जो टीचर है और स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट, मतलब या तो एक टीचर एक स्टूडेंट हो सकते हैं या 2 स्टूडेंट किसी टास्क पर यदि काम कर रहे हैं तो अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग को वहां पर शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने अपने समझ के आधार पर फिर उस कार्य पर पहुंचते हैं और ये सुनिश्चित करता है, यानी कि इंटरसब्जेक्टिविटी ये सुनिश्चित करता है कि वो दोनों साथी, चाहे वो शिक्षक और छात्र हो, चाहे दोनों छात्र साथी हो, लर्नर और एक्टिविटी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, यानी कि वो दोनों उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहे जिससे कि उस टास्क को, उस कार्य को वो पूर्ण कर पाए, है ना। अब उसके लिए वो तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर चिंतन करने के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खोज लेते हैं, यानी कि बच्चा सीख जाता है। क्लियर है। चलिए अगर नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और सोच। ये भी वाइगोत्स्की ने ही कहा है। क्या कहा है, देखो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, अर्थात गहनता से ये जुड़े हुए हैं। भाषा सिर्फ दूसरों से बात करने का माध्यम ही नहीं होता, बल्कि यह हमारी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करने का पावरफुल टूल भी है। यानी कि भाषा सिर्फ दूसरों से बात करना नहीं है, बल्कि हमारी सोच को और मजबूत करता है, हमारी सोच को और विस्तृत करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है और फिर हम और बेहतर तरीके से किसी चीज को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास जो है मूल रूप से लैंग्वेज के देखो यहां पर लैंग्वेज के अंतर मनन पर ही आधारित। अब यहां अंतर मनन यानी स्वयं में जब आप चिंतन करते हो, एनालिसिस करते हो, तर्क करते हो, तो ये संज्ञानात्मक विकास उसी पर आधारित है जहां संज्ञान काम करता है, जहां बुद्धि काम करता है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। भाषा सोच और समझ को बढ़ाती है। याद रखना, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचो तो सोचने के लिए किसी न किसी भाषा की जरूरत। क्या आप अंग्रेजी में सोचते हो क्या? जैसे आप आज मैं कुछ खाना खाऊं, आज मैं मेला जहां रसगुल्ला खा, क्या आप तो छत्तीसगढ़ी में सोच रहे हो ना उस चीज को। तो आई विल गो टू, अब मेला आप इंग्लिश में सोचते हो क्या उस चीज को? नहीं, जो आपकी मातृभाषा है आप उसी भाषा में सोच रहे हो। ठीक है, तो ये जो भाषा है ना वो आपकी सोच को और समझ को बढ़ाती है, याद रखेंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो है भाषा हमारी सोच को बढ़ाती है, हमारी समझ को बढ़ाती है। ठीक है, चलिएगा भाषा की प्रकार की बात कर लेते हैं। क्या होता है भाषा के अलग अलग प्रकार? सबसे पहले आता है सोशल स्पीच, दैट मीन्स सामाजिक भाषा। और ये एक एक्सटर्नल लैंग्वेज है जो दूसरों से बातचीत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि समाज में दूसरे लोगों के साथ अगर हमको बातचीत करना है वहां पर सामाजिक भाषा काम आती है। प्राइवेट स्पीच यानी कि स्वगत भाषा। स्वगत यानी बच्चे खुद से ऊंची आवाज में, यानी कि बच्चा स्वयं से बातचीत कर रहा होता है।
स्वयं से कुछ भी, जैसे उन्हें थिंकिंग और बिहेवियर को रेगुलेट करना, यानी कि सोच रहा है, स्वयं से बातचीत कर रहा, सोचना भी उनका हिस्सा है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला आता है इनर स्पीच, यानी कि आंतरिक भाषा। अब ये बच्चों के अंदर की भाषा है, अर्थात बच्चे अंदर ही अंदर सोचता है, साइलेंट तरीके से बातचीत करता है, और लगभग प्राइवेट लैंग्वेज भी वही है, लेकिन बच्चा खुद से, यहां पर देखो, यहां अंदर से तो वो सोचता है, लेकिन आवाज बाहर की ओर आती है। याद रखना, प्राइवेट स्पीच में आवाज बाहर की ओर आती है, बच्चा खुद से ही वो बात करता है, लेकिन जोर जोर से। और इसी में इनर स्पीच में बच्चा मन ही मन बात करता है, अंदर ही अंदर वो बात करता है। तो ये भाषा के तीन प्रकार, तीन तरीके किसने कहा? आपके वाइगोत्स्की ने इसको कहा है, ठीक है। अब विकास की प्रक्रिया को एक झलक ध्यान दीजिए। देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? वह सामाजिक माध्यम से दूसरों से भाषा सीखता है। अर्थात यहां एक क्रम को याद रखना, ये अति महत्वपूर्ण क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं। वाइगोत्स्की के भाषा विकास का क्रम, तो सबसे पहला बच्चा सामाजिक भाषा, यानी कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करना सीख रहा है, माने वो सामाजिक भाषा का उपयोग कर रहा है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बच्चा सीख रहा है, यानी कि वो सामाजिक भाषा हुई। अब जैसे ही वो सामाजिक भाषा सीख रहा है कुछ न कुछ, अब वो अपने आप में जोर जोर से बोलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सीख रहा है। अब वो अपने आप में जोर जोर से बोलना सीखेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है भाई, प्राइवेट भाषा इनर भाषा में बदल जाती है, यानी कि अपने ही मन में वो बच्चा क्या करने लगता है, बोलने लगता है। तो अलग अलग स्टेज है, इसको भी समझना है। और जब बच्चा लगभग 3 साल की उम्र तक होता है, तो 3 साल की उम्र तक होते होते थॉट और लैंग्वेज, भाषा और विचार अलग अलग सिस्टम होते हैं। इसके बाद ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और वर्बल विचार के रूप में ये बदल जाते हैं, ठीक है। याद रखना, शाब्दिक विचार के रूप में ये बदल जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से वाइगोत्स्की के जो भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती, अति महत्वपूर्ण है। आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं। चलिएगा, अंत में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच के अंतर संबंध को। चलिए, सबसे पहले सीखने और विकास के साथ उसका क्या संबंध होता है। देखो, वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक सीखना संज्ञानात्मक विकास का कारण, यानी कि बच्चा समाज से सीखता है, अर्थात समाज से उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। समाज में समाज के लोगों से वो बातचीत करके उनके संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी बात को सीखने के ही संबंध में विकास को, सीखने और विकास के संबंध को पियाजे ने कहा कि विकास पहले होता है, बच्चा बाद में सीखता है, ठीक है। सामाजिक संदर्भ में इन दोनों ने क्या क्या कथनें दी है, इसको देखिएगा। सामाजिक संबंध में वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक संवाद, यानी कि आपसी बातचीत करता है, जिससे कि समाज और संस्कृति का प्रभाव बच्चे में पड़ता है, जो कि महत्वपूर्ण है। जबकि पियाजे ने कहा कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण पर जोर देता है, यानी कि बच्चा स्वयं से खोजबीन करता है, व्यक्तिगत रूप से खोजबीन करता है, इस पर उन्होंने जोर दिया। भाषा के संबंध में, भाषा की भूमिका के संबंध में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वाइगोत्स्की ने कहा सोच को आकार देने वाला मुख्य उपकरण माना, भाषा को सोच को आकार देने वाला एक उपकरण माना, मुख्य उपकरण, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम माना है। संस्कृति को क्या महत्व दिया है दोनों ने, तो देखो, वाइगोत्स्की ने कहा संस्कृति और समाज विकास की दिशा को तय करते हैं। भिन्न भिन्न समाज में विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है, ये कहा वाइगोत्स्की ने। जबकि पियाजे ने क्या कहा, इन्होंने सार्वभौमिक चरण, अलग अलग स्टेज की बात की, जो कि हर समाज में एक जैसा होता है। निजी भाषा को लेकर भी दोनों का मानना क्या रहा, वाइगोत्स्की ने निजी भाषा के संबंध में आवश्यक समस्या समाधान और सोच का साधन माना, जबकि पियाजे ने कहा कि जो
ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि बच्चों का आत्म केंद्रित व्यवहार जो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये कहा किसने? आपका पियाजे ने। इसमें अब शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? देखो, शिक्षक को वाइगोत्स्की ने मार्गदर्शक माना है और सहयोगी माना है। याद रखना, मार्गदर्शक सहयोगी शिक्षक ने माना है। वाइगोत्स्की ने माना है, शिक्षक को मार्गदर्शक और सहयोगी माना है, जबकि जीन पियाजे ने केवल वातावरण उपलब्ध कराने वाला माना है। केवल वातावरण यानी कि वह बाल केंद्रित की बात करते हुए केवल वातावरण को उपलब्ध कराने वाला, सीखने के वातावरण उपलब्ध कराने वाला माना है। लगभग वातावरण उपलब्ध कराना का मतलब ही वही है, मार्गदर्शन या सहयोग देना। ठीक है, तो ये दोनों है। क्लियर है दोस्तों? अब इन दोनों के आप कंपैरिजन को समझ गए होंगे। अगले सेशन में हम कोहल वर्ग की बात करेंगे। इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सतनाम।